नमस्कार बच्चों, विद्यालय की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज तक की ऑनलाइन क्लास में हम कक्षा 12 के भौतिक विज्ञान विषय में चैप्टर 5 का अध्ययन कर रहे हैं। चैप्टर 5 में पिछली क्लास में हमने प्रतिरोधकता एवं प्रतिरोध में संबंध स्थापित किया था, R = ρL/A, जहां R प्रतिरोध तथा ρ प्रतिरोधकता थी। आज हम क्या करेंगे, प्रतिरोध व प्रतिरोधकता को परिभाषित करेंगे और उन्हें विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं प्रतिरोध एवं प्रतिरोधकता। लास्ट क्लास में हमने यहां पर फॉर्मूला देखा, R = ρL/A। यहां पर R प्रतिरोध है, ρ प्रतिरोधकता है, L चालक तार की लंबाई और A उसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। यहां पर आप ये देख सकते हैं कि जो प्रतिरोध है वो लंबाई के समानुपाती है। लंबाई के क्या है, समानुपाती, और एरिया के क्या है, व्युत्क्रमानुपाती। अर्थात इससे हम समझ सकते हैं कि जो ये रो है, क्या है ये रो, ये है प्रतिरोधकता, या इसे कहेंगे विशिष्ट प्रतिरोध। ये जो प्रतिरोधकता है ये एक प्रकार का क्या है, कांस्टेंट है, ये एक नियत राशि है। अर्थात किसी भी प्रैक्टिकल में जो पदार्थ आपका लिया जाएगा उस पदार्थ के लिए प्रतिरोधकता क्या होगी, एकदम सेम रहेगी, नियत रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, वह प्रयोग के दौरान चेंज नहीं होगी, बशर्ते वहां पर टेम्परेचर कांस्टेंट रखा जाएगा। क्योंकि अभी आप एक टॉपिक में देखेंगे कि जो प्रतिरोधकता या प्रतिरोध होता है वो टेम्परेचर पर भी डिपेंड करता है। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है या घटता है वैसे प्रतिरोध प्रतिरोधकता भी प्रभावित होती है। तो अभी हम जो ये अध्ययन कर रहे हैं वो इस कंडीशन पे कर रहे हैं कि हमारा टेम्परेचर कांस्टेंट है। तो यहां पर रो क्या हो गया, कांस्टेंट, तो R लंबाई के समानुपाती और एरिया के क्या है, व्युत्क्रमानुपाती। ठीक है, तो यहां पर जो प्रतिरोध है उसके लिए हम ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं, प्रतिरोध का लंबाई के साथ में। अगर आप प्रतिरोध का लंबाई के साथ में देखेंगे तो आपका ग्राफ क्या आएगा, स्ट्रेट लाइन। जैसे जैसे आप तार की लंबाई बढ़ाती जाएंगे वैसे वैसे प्रतिरोध भी बढ़ता जाएगा। लेकिन एरिया के क्या है, ये व्युत्क्रमानुपाती। तो जैसे जैसे आप क्या करेंगे, एरिया कम करेंगे, जैसे जैसे आप एरिया कम करेंगे वैसे वैसे प्रतिरोध बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे एरिया बढ़ाएंगे प्रतिरोध घटता जाएगा। अगर आप एरिया ऑब्लिक कर देते हैं, एरिया और प्रतिरोध में ग्राफ खींचेंगे तो ग्राफ इस प्रकार से आएगा, व्युत्क्रमानुपाती। तो मैंने दोनों ग्राफ एक साथ में प्लॉट कर दिए हैं, जबकि प्रतिरोधकता क्या रहेगी, कांस्टेंट। तो इस टॉपिक में मैंने क्या किया है, प्रतिरोध की लंबाई और एरिया पर डिपेंडेंस बताई है। यहां पर आप ये भी देख सकते हैं, एरिया होता है πr²। चूंकि आपका जो तार होगा वो क्या होगा, बेलनाकार होगा, इतना तो आपको पता है, तार क्या होगा, बेलनाकार। तो कोई भी तार होगा उसकी क्या होगी, एक रेडियस होगी, इसको स्मॉल r से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। जो भी, तो कोई भी तार होगा बेलनाकार उसकी क्या होगी, रेडियस होगी। अर्थात जो आपका रेजिस्टेंस है वो त्रिज्या के वर्ग के क्या होगा, व्युत्क्रमानुपाती। इससे ये भी प्रूफ हो सकता है कि जो रेजिस्टेंस है वो त्रिज्या, तार की त्रिज्या के वर्ग के क्या होगा, व्युत्क्रमानुपाती, है ना। त्रिज्या कम होगी, अर्थात पतला तार होगा उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, ज़्यादा होगा। और यदि तार आपका मोटा है, जिसका रेडियस ज़्यादा है, उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा, उसमें इलेक्ट्रॉन इजीली क्या होंगे, प्रवाहित होंगे। तो यहाँ पर अभी हमने मेनली रेजिस्टेंस को देखा है, रेजिस्टेंस की लंबाई और एरिया पर डिपेंडेंस देखी है। ठीक है, अब यहाँ से हम क्या करते हैं, प्रतिरोधकता को डिफाइन करते हैं कि प्रतिरोधकता क्या है। प्रतिरोधकता हमारा फॉर्मूला था R = ρL/A। तो यहां से रो का फॉर्मूला क्या बनेगा, RA/L, RA/L। अब प्रतिरोधकता को यहां से परिभाषित कर सकते हैं। वैसे प्रतिरोध और प्रतिरोधकता एक ही होगी, लेकिन थोड़ा सा इनमें डिफरेंस है। क्या है देखते हैं। यदि मैं एरिया का मान करूं 1 मीटर स्क्वायर और यहां पर लंबाई लूं 1 मीटर, तो एरिया और लंबाई को एकांक करने पर आपका रो किसके बराबर हो जाएगा, R के बराबर हो जाएगा। अर्थात
यदि आप मान लेते हैं इतना बड़ा तार लेते हैं, इतना बड़ा तार लेते हैं, वायर लेते हैं, और इस वायर को आप 1-1 मीटर में काट लेते हैं ऐसे, इस प्रकार से। ये 1 मीटर का है, ये 1 मीटर का, ये 1 मीटर का है, और इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है, 8 मीटर स्क्वायर है। तो यदि आपके पास एक तार का सैंपल है और उस तार के लिए आपको रेजिस्टेंस और प्रतिरोधकता परिभाषित करनी है, रेजिस्टेंस अलग परिभाषित करना है और प्रतिरोधकता अलग परिभाषित करनी है। तो प्रतिरोधकता आप कैसे परिभाषित करेंगे कि दिए गए तार के नमूने में, जो आपका तार का नमूना लिया गया है, एलिमेंट या पदार्थ लिया गया है, उसमें से आपको क्या करना है, 1 मीटर लंबाई का टुकड़ा लेना है जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना होना चाहिए, 1 मीटर स्क्वायर। तो 1 मीटर लंबाई और 1 मीटर स्क्वायर अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल का जो हमारे पास टुकड़ा आएगा, ये वाला जो टुकड़ा आएगा, इसका जो रेजिस्टेंस होगा वही हमारी क्या होगी, प्रतिरोधकता होगी। इसका मतलब यही है, जब यहाँ पे हम 1 और 1 पुट करेंगे तो रो आर के बराबर होगा। अर्थात किसी तार के दिए गए नमूने या पदार्थ के दिए गए नमूने जिसके लिए अपन चर्चा कर रहे हैं, उसके अंदर से अपन यदि 1 मीटर और 1 मीटर स्क्वायर एरिया और लंबाई के हिसाब का अपन टुकड़ा लें तो उसका जो प्रतिरोध होगा वही क्या होगी, उसकी प्रतिरोधकता होगी। अर्थात इसका रो भी सेम रहेगा, इसका रो भी सेम रहेगा, इसका रो भी सेम रहेगा। कहने का मतलब ये है, प्रतिरोधकता जो होती है वो पदार्थ का विशिष्ट गुण होता है, वो चेंज नहीं होगी। वो तार का क्या होता है, पदार्थ का क्या होता है, विशिष्ट गुण होता है। अर्थात प्रतिरोधकता क्या है, किसी दिए गए सैंपल या पदार्थ में एकांक लंबाई और एकांक अनुप्रस्थ काट का जो क्षेत्रफल का जो पदार्थ है, उसका जो रेजिस्टेंस है वो आपको क्या कहलाएगी, प्रतिरोधकता कहलाएगी। वो चेंज नहीं होगी। जबकि यहाँ पे जो रेजिस्टेंस होता है ये तो कांस्टेंट हो गया। यदि रेजिस्टेंस की बात करेंगे वो लंबाई बढ़ाने पर बढ़ेगा, जबकि एरिया घटाने पर या बढ़ाने पर क्या होगा, प्रभावित होगा। अगर मैं इतना बड़ा तार का टुकड़ा ले लूं 2 मीटर लंबाई का, तो ऑब्वियसली इसका रेजिस्टेंस क्या होगा, ज़्यादा कंपैरेटिवली इसके। तो रेजिस्टेंस आपका चेंज हो सकता है, प्रतिरोध चेंज हो सकता है लंबाई और एरिया के हिसाब से, परंतु जो रेजिस्टिविटी है, प्रतिरोधकता है, वो पदार्थ का विशिष्ट गुण होगा और वो चेंज नहीं होगा। तो मैंने आपको यहाँ पर प्रतिरोध और प्रतिरोधकता को क्या किया है, परिभाषित किया है। तो मैंने प्रतिरोधकता को परिभाषित कर दिया, प्रतिरोध को आगे स्टडी कर लेंगे। अभी प्रतिरोधकता के ऊपर चर्चा चल रही है, ठीक है। डिफरेंस मैंने आपको बता दिया है, दोनों एक ही है एक ही, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है। अगर हम इसका मात्रक लें यहां से, इस वाले से, तो आर का मात्रक कितना होता है, ओम, एरिया का मीटर स्क्वायर और लंबाई का कितना होगा, मीटर। तो रिजल्ट कितना आएगा, ओम इंटू मीटर। तो ओम इंटू मीटर है वो आपकी प्रतिरोधकता का क्या होगा, मात्रक होगा, ओम इंटू मीटर। और यदि हम इसका व्युत्क्रम करें, रो का जो व्युत्क्रम होता है, आपको पता है रो इज इक्वल टू होता है 1/सिग्मा कंडक्टिविटी, चालकता। तो चालकता का जो व्युत्क्रम होता है वो आपका क्या है, प्रतिरोधकता है, विशिष्ट प्रतिरोध है। तो इसका मात्रक क्या होगा, ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। ओम इनवर्स को हम महो भी बोलते हैं, महो, ओम ऐसे लिखा जाता है, OHM। तो यदि आप इसका कंडक्टिविटी के लिए चर्चा करेंगे तो यहां पर क्या हो जाएगा, महो पर मीटर, इस प्रकार से। तो हमने प्रतिरोधकता प्रतिरोध में अंतर देखा, प्रतिरोधकता को परिभाषित किया और प्रतिरोधकता के लिए मात्रक देखा। अब हम क्या करते हैं, प्रतिरोध को डिफाइन करते हैं और उसका विस्तार से अध्ययन करते हैं। आप इसे नोट, अगर प्रतिरोधकता की बात की जाए, यदि प्रतिरोधकता की बात की जाए रो की, तो आपका जो सिल्वर है अर्थात चांदी है, या आपका कॉपर है, या एल्यूमिनियम है। तो एल्यूमिनियम, कॉपर, चांदी, इस प्रकार के जो मटेरियल है उनकी जो रेजिस्टिविटी होती है वो क्या होती है, कम होती है। अर्थात इनकी चालकता क्या होगी, ज़्यादा। तभी तो इन्हें हम करंट के फ्लो के लिए क्या करते हैं, उपयोग में लेते हैं, है ना। यदि आप रो की बात करेंगे तो अगर आपके पास कांस्टेंट टन है, कांस्टेंट टन, मैग्नीन, अगर आप इनके वायर लेते हैं, कांस्टेंट टन, मैग्नीन, इनके वायर लेते हैं, तो इनका जो रेजिस्टेंस क्या होगा, वो क्या होगा, ज़्यादा होगा, हाई होगा।
और इनका क्या होगा, कम होगा। तो डिफरेंट जो आपके मटेरियल होंगे, पदार्थ होंगे, उनकी रेजिस्टिविटी क्या होगी, अलग होगी। वो उनके पदार्थ का क्या होगा, मूल गुण होगा, विशिष्ट गुण होगा। ठीक है। अब यदि हम प्रतिरोध को डिफाइन करें तो प्रतिरोध कैसे परिभाषित किया जाएगा और उसका विस्तार से हम अध्ययन करते हैं। प्रतिरोध, तो यदि आपको पूछा जाए प्रतिरोध है क्या, तो नाम से ही पता चल रहा है अवरोध। जब आप किसी चालक के टुकड़े पर बैटरी या कोई वोल्टेज सोर्स लगाते हैं तो वोल्टेज सोर्स लगाने से उसके अंदर जो आवेश होता है वो प्रवाहित होने लगता है। अब जब वो आवेश उसमें प्रवाहित होता है तो पदार्थ की प्रकृति के हिसाब से, पदार्थ के नेचर के हिसाब से इलेक्ट्रॉन या आवेश के प्रवाह में क्या होती है, बाधा उत्पन्न होती है। जैसे लोहा है, चांदी है, कॉपर है, एल्यूमिनियम है, सभी में अलग अलग करंट फ्लो होगा आवेश के प्रवाह होने के हिसाब से। तो यहाँ पे प्रतिरोध क्या है, जो आपका पदार्थ है, चालक जिसकी आप बात कर रहे हो, उसके प्रवाह में आने वाली बाधा या रुकावट। तो यहाँ पर क्या देखेंगे, आवेश के प्रवाह में अगर चालकों की बात करेंगे तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन ही होगा। धनावेश और ऋणावेश दोनों हो सकते हैं। आवेश के प्रवाह में, आवेश के प्रवाह में आने वाली, आवेश के प्रवाह में आने वाली बाधा, इसे हम रेजिस्टेंस बोलेंगे। अब ये जो रेजिस्टेंस होता है ये टेम्परेचर पर भी डिपेंड करता है। यदि आप किसी मटेरियल का, पदार्थ का टेम्परेचर बढ़ाएंगे, इंक्रीज करेंगे, तो आपको पता है टेम्परेचर बढ़ाने से जो आपका जो इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है वो क्या करेगा, अन्य इलेक्ट्रॉनों से या आपके आयनों से यदि टक्कर करता है, परमाणुओं से टक्कर करता है, तो उसके प्रवाह में क्या होगी, बाधा आएगी, जिसके उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, बढ़ेगा। इसका मतलब चालकों का ताप बढ़ाने पर उनका रेजिस्टेंस क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो मैंने पिछले टॉपिक में आपको यही बताया था कि उस कंडीशन में अपन ने टेम्परेचर कांस्टेंट रखा था। तो टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा तब आपका रेजिस्टेंस चेंज नहीं होगा, टेम्परेचर पर रेजिस्टेंस डिपेंड नहीं करेगा। और यदि अपन टेम्परेचर को इंक्लूड करते हैं, टेम्परेचर चेंज हो रहा है, तो आपका रेजिस्टेंस ऑब्वियसली चेंज होगा, चाहे वो कोई भी पदार्थ हो, पदार्थ की प्रकृति के हिसाब से चेंज होगा। ठीक है। तो प्रतिरोध क्या है, आवेश या इलेक्ट्रॉन के प्रवाह में आने वाली बाधा। और वो बाधा कैसे आएगी, वो अन्य इलेक्ट्रॉनों से या फिर आयनों से, परमाणु से क्या करेगा, टक्कर करेगा। ठीक है। ये कहलाता है हमारा प्रतिरोध। और प्रतिरोध को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, हम प्रतिरोध को रिप्रेजेंट करते हैं आर से, रेजिस्टेंस, जिसे हम कहते हैं रेजिस्टेंस। और प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम। ये आपको पता ही है, प्रतिरोध का मात्रक कितना होता है, ओम। ये हम स्टडी कर चुके हैं। अब ये जो प्रतिरोध होता है ये कितने टाइप्स का होता है, एक होता है सिंपल, साधारण, और एक होता है कार्बन प्रतिरोध। ये जो सिंपल प्रतिरोध होते हैं ये एक प्रकार से वायर ही होते हैं। ये तो आपको पता चल गया है कि प्रतिरोध क्या है और प्रतिरोध का उपयोग कहाँ होगा। प्रतिरोध का उपयोग होगा धारा को नियंत्रित करने में, धारा नियंत्रण में। क्योंकि आपको पता है यदि आपको कहीं पर धारा को कंट्रोल करना है तो आपको वहां पर रेजिस्टेंस लगाना पड़ेगा। रेजिस्टेंस क्या करेगा, धारा को कंट्रोल करेगा। यदि आप घर में देखें, जो आपके स्विच होते हैं, अगर आप स्विच ऑन करते हैं, ऑफ करते हैं, तो ये क्या करते हैं, एक प्रकार से करंट को कंट्रोल ही करते हैं। क्योंकि जब आपका स्विच ऑफ होता है उस कंडीशन में आपका प्रतिरोध क्या होता है, बहुत हाई होता है, हाई रेजिस्टेंस होता है, जिससे करंट फ्लो नहीं हो पाती है। और जिस समय आपका स्विच ऑन होता है उस समय प्रतिरोध बिल्कुल कम होता है, तो वो कॉपर के वायर में से आपकी करंट फ्लो हो जाती है और हमारे विद्युत उपकरण काम करते हैं। तो रेजिस्टेंस क्या करती है, धारा को नियंत्रित करने की वाली एक डिवाइस है। और इसका जो संकेत चिन्ह होता है वो इस प्रकार से होता है, जो मैंने आपको बता चुका हूं पहली कक्षा में। और यदि आपका रेजिस्टेंस कांस्टेंट है तब तो इस प्रकार का चिन्ह होगा, और यदि आपका प्रतिरोध परिवर्तनशील है प्रयोग के दौरान, तो उसको हम एरो से इस प्रकार से रिप्रेजेंट करेंगे, परिवर्तनशील प्रतिरोध को इस प्रकार से डिनोट करेंगे। तो कार्बन, एक तो कार्बन प्रतिरोध है और एक आपका सिंपल प्रतिरोध है। सिंपल प्रतिरोध एक प्रकार से वायर्स ही हैं, वायर के टुकड़े हैं। जैसे हीटर में जो वायर यूज में लिया जाता है,
हीटर में जो वायर यूज़ में लिया जाता है, अगर आप देखेंगे उसके ऊपर आप क्या करते हो, वोल्टेज सोर्स से उसको जोड़ते हो तो वो रेड हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो उसका जो रेजिस्टेंस होता है वो बहुत हाई होता है, उसमें करंट फ्लो नहीं हो पाती। वर्क के अगेंस्ट हम यदि क्या करेंगे, किसी फोर्स के अगेंस्ट यदि हम क्या करेंगे, कोई वर्क करेंगे, तो आपको पता है वहां पर कोई ना कोई एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है, और वहां एनर्जी हीट की फॉर्म में रिलीज होती है। तो ये सब आप 10th क्लास में पढ़ चुके हैं। तो यहां पर सिंपल प्रतिरोध में हम हीटर के वायर का एग्जाम्पल लेंगे। हम क्या करना चाहते हैं, उसमें करंट फ्लो करवाना चाहते हैं, लेकिन उसका रेजिस्टेंस इतना जाता है कि करंट फ्लो नहीं हो पाता है, जिससे वर्क होने के कारण, वर्क किसी फोर्स के अगेंस्ट होता है, तो वर्क डन होने के कारण, कार्य होने के कारण वहां पर ऊष्मा के रूप में या हीट के रूप में क्या होगा, हमें ऊर्जा को देखने को मिलेगा। ये हमारे सिंपल प्रतिरोध के उदाहरण होंगे। ठीक है, इनको मिश्र धातुओं से बनाया जाता है। ठीक है, जैसे आपका कांस्टेंट टन मैग्नीन का जो वायर है, वो उसका रेजिस्टेंस क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है, प्रतिरोधकता भी उसकी क्या होती है, ज़्यादा होती है। अब यदि हम चर्चा करें कार्बन प्रतिरोध की, कार्बन प्रतिरोध क्या है, तो कार्बन प्रतिरोध को हम थोड़ा सा एडवांस में स्टडी करेंगे। कार्बन प्रतिरोध क्या है? कार्बन प्रतिरोध क्या करते हैं, ये थोड़े से महंगे भी होते हैं उनकी तुलना में, सिंपल प्रतिरोध की तुलना में। जितने भी हमारे इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है, जैसे टीवी है, रेफ्रिजरेटर है, या फिर कोई डीवीडी प्लेयर है, या कोई आपका चार्जर है, उसमें यदि आप देखेंगे तो आपको इस प्रकार की बेलनाकार छोटी सी डिवाइस दिखेगी, और उसके ऊपर 4 कलर कोड होंगे। 4 कलर होते हैं, बेसिकली 4 ही होते हैं। तो और यहाँ से 2 कनेक्शन वायर होते हैं। तो यदि आप इनमें देखेंगे तो आपके पास एक बेलनाकार डिवाइस होगी जिनके ऊपर कलर कोड होगा। वो जो प्रतिरोध होते हैं, ये भी क्या करते हैं, करंट को कंट्रोल करने का काम करते हैं। लेकिन इसमें करंट कंट्रोलिंग कार्बन की कंसंट्रेशन के आधार पर होती है, कार्बन की मात्रा के आधार पर होती है। इन्हें बेलनाकार पात्र के अंदर कार्बन में भरा जाता है, बेलनाकार पात्र में कार्बन को भरा जाता है। कार्बन की कंसंट्रेशन के हिसाब से प्रतिरोध बनाए जाते हैं कंपनीज में, और करंट कंट्रोल जिस हिसाब से करना होता है उस हिसाब से प्रतिरोध को लगाया जाता है। ये 2 ओम, 3 ओम, 100 ओम, 1000 ओम, अलग अलग प्रकार के ओम के क्या होते हैं, रेजिस्टेंस होते हैं, जिन्हें हम मार्केट से ऐसे इजीली अवेलेबल कर सकते हैं। ये आपने देखे भी होंगे इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में। तो जो कार्बन प्रतिरोध होता है बेसिकली बेलनाकार प्रतिरोध है। कार्बन की कंसंट्रेशन के हिसाब से हम क्या करते हैं, इनको मार्केट से परचेज कर सकते हैं, और कंपनीज इसको क्या करती हैं, बनाती हैं। जबकि सिंपल प्रतिरोध क्या है, वो केवल तार के या वायर के टुकड़े होंगे। ये आपको बेसिक डिफरेंस आपको पता होना चाहिए कार्बन प्रतिरोध में। तो हम क्या करना चाहते हैं कि यहाँ पर एक टॉपिक है कलर कोड के हिसाब से, टॉपिक है कलर कोड। कलर कोड के आधार पर आपको क्या करना है, किसी भी कार्बन प्रतिरोध को ज्ञात करना है, कार्बन प्रतिरोध को ज्ञात करना है कि वह कितने ओम का है, 100 ओम, 1000 ओम, 500 ओम, 23 ओम, जितना भी है। तो हम क्या करना चाहते हैं, कलर कोड या वर्ण क्रम के आधार पर हम क्या करना चाहते हैं, किसी भी कार्बन प्रतिरोध का मान ज्ञात करना चाहते हैं। तो उसका मेथड क्या है, उसको हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। तो सबसे पहले इसके लिए एक सारणी है, वो सारणी में यहाँ पर बना। तो किसी भी कार्बन प्रतिरोध का रेजिस्टेंस ज्ञात करने के लिए हमें इस सारणी के बारे में पता होना चाहिए, इस सारणी को कैसे स्टडी करना है, और इसकी सहायता से हम किसी भी जो मार्केट में प्रतिरोध मिलेगा उसका रेजिस्टेंस हम उसे देखकर ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इस सारणी को थोड़ा सा स्टडी कर लेते हैं, उसके बाद में एक एग्जांपल उठाएंगे जिससे आपको पता चल जाएगा कि रेजिस्टेंस कैसे ज्ञात किया जाएगा। यहाँ पर मैंने लिखा है कलर, रंग। यहाँ पर जो आपका कार्बन प्रतिरोध होता है, जो बेलनाकार जो आपका टुकड़ा होगा उसके ऊपर 4 अलग अलग कलर की पट्टियां होंगी, उसके ऊपर भिन्न भिन्न प्रकार के कलर किए होंगे। तो मैंने इन कलर्स को नंबर दिया है, ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वॉयलेट, ग्रे एंड वाइट। इसको यहाँ पर शॉर्ट नेम दिया है BBROY, रॉय, ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गुड, वाइट। तो ये याद करने का आपका एक तरीका होगा, ट्रिक होगा।
आप अपने हिसाब से भी इसको बना सकते हैं, क्योंकि जब तक ये क्रम याद नहीं होगा हमारा रेजिस्टेंस ज्ञात नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पर ये ध्यान रखना है 2B और एक यहाँ पर भी है, 3B है। तो यहाँ पर सबसे पहले ब्लैक है, फिर ब्राउन है, फिर रेड है, फिर ऑरेंज, फिर येलो, फिर ग्रीन, फिर यहाँ पर है ब्लू, यहाँ पर आएगा लास्ट में ब्लू, और ये वॉयलेट, और यहाँ पर है ग्रे। ग्रे को हम हिंदी में बोलते हैं धूसर। आपका जो ग्रे कलर होता है उसको धूसर बोला जाता है। तो जब भी एग्ज़ाम होगा तो वहाँ पर ग्रे नहीं आएगा, धूसर आएगा हिंदी मीडियम में। और ये आपका वाइट। तो इसको जो याद करने का तरीका है वो आप अपने हिसाब से बना सकते हैं, इसमें मैं आपको ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहूँगा। यहाँ पर इसको मैंने नंबर दिया है, 0 से स्टार्ट करके 9 तक दिया है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यदि आप 1 से स्टार्ट करेंगे तो पूरा क्रम चेंज हो जाएगा, तो ध्यान रखना 0 से स्टार्ट हो रहा है। फिर यहाँ पर मैंने गुणांक लिखे हैं 10 की पावर में, 10 की पावर 0 से स्टार्ट करते हुए मैं 1 तक गया हूँ। तो यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि आप नंबरिंग 1 से नहीं करेंगे, 1 से करते ही पूरा रिजल्ट चेंज हो जाएगा, क्योंकि नंबर उस हिसाब से, ठीक है। तो 10 की गुणांक जो मल्टीपल हैं वो 10 की पावर 0 से स्टार्ट होते हुए 10 की पावर 9 तक हैं। फिर यहाँ पर मैंने 3 कलर अलग से लिए हैं, गोल्ड, सिल्वर और नो कलर। नो कलर मतलब रंगहीन, कोई पट्टी का नहीं है वहाँ पर, तब हम समझेंगे उसको कि वहाँ पे किसी भी प्रकार का कलर नहीं किया हुआ है, रंगहीन पट्टी का है। तो यदि आपका गोल्ड जो कलर होगा तो गोल्ड कलर के लिए ये जो 10 की पावर्स हैं वो तो है -1, और सिल्वर कलर के लिए कितनी है -2। तो मैंने इनको अलग से लिख दिया है। ये जो गुणांक है 10 की पावर्स हैं वो सभी कलर्स के लिए अलग अलग हैं। गोल्ड और सिल्वर के लिए 10 की पावर -1 एंड -2, और गोल्ड, सिल्वर और जो कलर लेस है या नो कलर है इनके लिए एक वर्ड यूज में लिया गया है, सहायता। इसको कहते हैं टॉलरेंस, परसेंटेज, ठीक है। ये परसेंटेज में होगी, ये प्लस माइनस में होगी, ठीक है। धनात्मक भी हो सकती है और ऋणात्मक हो सकती है। तो ये जो टॉलरेंस है, सहायता है, वो 5% है गोल्ड के लिए, 10% है सिल्वर के लिए और 20% है नो कलर के लिए। तो ये जो सारणी है वो आपके दिमाग में होनी चाहिए, क्योंकि यदि आपका 1 नंबर का क्वेश्चन आता है और इसके अंदर आप पूरे 15 मिनट इसको बनाने में लगाते हो तो फिर मतलब वाली बात नहीं। आपका पूरे दिमाग में ये सारणी सेट होनी चाहिए। मैंने ये पहले ही आपके लिए बना ली थी। अब इसकी सारणी की सहायता से हम क्या करते हैं, रेजिस्टेंस को ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले हम एक डायग्राम बनाते हैं। यहाँ पर मैं 4 पट्टिकाएं बनाता हूँ, 1 2 3 एंड 4। मैं इनको नंबर देता हूँ। ये 2 वायर हो गए। जिसे मान लेते हैं ये रेड कलर की है, रेड। अगली वाली ब्लैक कलर की है, अगली वाली ब्लू कलर की है, और जो अगली वाली है वो गोल्ड कलर की है। तो मैंने एक एग्जांपल उठाया, उसमें 4 पट्टिकाएं हैं। पहली पट्टी का रंग रेड कलर है, दूसरी पट्टी का रंग ब्लैक कलर है, तीसरी पट्टिका का रंग ब्लू कलर है, और 4th पट्टिका का जो कलर है वो गोल्ड कलर है। अब इसमें आपको पता होना चाहिए कि ये जो चारों पट्टिकाएं हैं वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट करती हैं, किस चीज़ को प्रदर्शित करती हैं। जो पहली पट्टिका होती है वह नंबर को डिनोट करेगी, नंबर को। पहली पट्टिका किसको डिनोट करेगी, नंबर को। सेकंड जो पट्टिका होगी वह भी किसको डिनोट करेगी, नंबर को, सार्थक अंक को डिनोट करेगी। कैसे याद करना है वो हम आगे देखेंगे। अभी आप केवल ध्यान से सुनिए किस चीज़ का उपयोग कहाँ है। पहली पट्टिका और दूसरी पट्टिका सार्थक नंबर को क्या करेगी, या नंबर्स को क्या करेगी, रिप्रेजेंट करेगी। थर्ड जो पट्टी है वो 10 की पावर में गुणांक को रिप्रेजेंट करेगी। थर्ड पट्टिका 10 की पावर में गुणांक को रिप्रेजेंट करेगी। और जो 4th पट्टी है वो सहायता को या टॉलरेंस को रिप्रेजेंट करेगी। तो आपका क्लियर हो गया। पहली पट्टी का नंबर को रिप्रेजेंट करेगी, दूसरी पट्टी भी नंबर को रिप्रेजेंट करेगी, थर्ड पट्टी 10 की पावर में गुणांक को रिप्रेजेंट करेगी, और जो 4th पट्टी है वो सहायता या टॉलरेंस को क्या करेगी, रिप्रेजेंट करेगी। तो इस क्वेश्चन में यदि हम रेजिस्टेंस निकालना चाहें तो रेजिस्टेंस क्या होगा। सबसे पहले है रेड कलर। तो आपको पता है पहली पट्टी है वो किसको बताएगी, नंबर को। तो नंबर वाली टेबल पर हमारा ध्यान जाएगा। रेड का नंबर कौन सा है, ये रहा। तो यहां पर देख लेते हैं रेड के लिए कितना नंबर है, 2 नंबर है। कितना नंबर है, 2 नंबर है। तो मैं यहां लिख लेता हूं साइड में 2। ये मैंने लिख लिया 2, एग्जैक्ट है। अगला नंबर कौन सा है, ब्लैक का। ब्लैक के सामने सेकंड पट्टी भी नंबर को रिप्रेजेंट कर रही है। तो यहां पर कितना नंबर है इसके लिए, 0।
तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 0, ये हो गया 20। प्रतिरोध लिखने का तरीका है ये। अगली पट्टी है थर्ड नंबर ब्लू। थर्ड पट्टी किसको रिप्रेजेंट करती है? थर्ड पट्टी किसको रिप्रेजेंट करती है? 10 की पावर में, 10 की पावर में, ये रही 10 की पावर। हमारे पास कौन सा है? ब्लू है। तो हमारे पास ब्लू कौन सा है? ब्लू, ये रहा ब्लू, ठीक है। तो ब्लू कितने नंबर पर है? 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ पर आपको पता है 0 से स्टार्ट होता है, तो 10 की पावर कितना आ रहा है? 6, एक कम चलेगा, 10 की पावर 6 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6। थोड़ा जगह की कमी है तो आप थोड़ा इसका मैनेज करें। फोर्थ जो पट्टी है उसका कलर क्या है? गोल्ड। तो गोल्ड कलर यहाँ पर हो गया, ठीक है। अब गोल्ड कलर के लिए हमें क्या लिखनी है? चौथी पट्टी परसेंटेज को बताती है, सहायता को। तो कितना है? ±5%। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ ±5%, और लास्ट में लगा देते हैं हम ओम। तो इस प्रकार से ये जो प्रतिरोध हम देखेंगे जिसकी ये अलग अलग पट्टियों के रंग हैं, उसका प्रतिरोध कितना है? 20 × 10⁻6 ±5% ओम। ±5% तो उसमें क्या है? टॉलरेंस है, सहायता है। और 20 × 10⁻6 है, वो उसका क्या हो जाएगा? रेजिस्टेंस ओम के अंदर। तो इस प्रकार से हम सारणी की सहायता से रेजिस्टेंस को ज्ञात कर सकते हैं। कभी कभी क्या होता है, प्रतिरोध देकर कलर की पट्टी पूछ लेते हैं, ऐसा भी होता है ना। जैसे इसी क्वेश्चन में हम अगर चेंज करें, अगर यहां पर हम क्वेश्चन चेंज करें, कोई आपका प्रतिरोध है, उसका मान है 10 × 10⁻2 ±20% ओम में, ठीक है। आपके पास एक रेजिस्टेंस है और उस रेजिस्टेंस का मान कितना है? 10 × 10⁻2। पहली पट्टी का, सेकंड पट्टी का, थर्ड पट्टी का एंड फोर्थ पट्टी का, ठीक है। जो कलर कोड होंगे उस कलर का क्रम होएगा। पहली पट्टी नंबर को, दूसरी पट्टी भी नंबर को, थर्ड पट्टी 10 की पावर के गुणांक के रूप में, और फोर्थ पट्टी ± टॉलरेंस या सहायता को रिप्रेजेंट करेगी, ये हमें पता है। तो आपको क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि तीसरी पट्टी का कलर क्या होगा। तो 1 2 3, तीसरी पट्टी क्या है? 10 की पावर 2, 10 की पावर 2। अपन देखेंगे कि 10 की पावर 2 कहाँ है? 10 की पावर 2 ये रहा। तो तीसरी पट्टी का कलर क्या होगा? रेड होगा। तो इस प्रकार से क्वेश्चन में देखा जा सकता है। अगर चौथी पट्टी का कलर देखें 20% नो कलर, अर्थात चौथी पट्टी का कलर होगा नो कलर, कलरलेस होगी वो, ठीक है, रंगहीन। अगर फर्स्ट पट्टी का कलर देखें तो फर्स्ट पट्टी का कलर कैसा होगा? फर्स्ट पट्टी का कलर होगा, नंबर कितना है? 1, यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पर कितना है? ब्राउन कलर की पट्टी होगी। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं? कलर कोड के हिसाब से हमारे जो रेजिस्टेंस होते हैं, कार्बन रेजिस्टेंस होते हैं, उनके मान ज्ञात कर सकते हैं। आज की क्लास में हमने क्या देखा कि जो कार्बन प्रतिरोध है, सिंपल प्रतिरोध हैं, उनको हमने स्टडी किया, उन्हें कैसे ज्ञात किया जाएगा, और प्रतिरोधकता और प्रतिरोध को समझा।